हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वह है गवर्नर पर। गवर्नर अर्थात राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल। अगर राज्य के राज्यपाल की बात करें तो इसे हम ये जो राज्य का राज्यपाल होता है यह हेड ऑफ द स्टेट होता है और हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव भी होता है। हेड ऑफ द स्टेट भी होता है कौन? गवर्नर। क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव का भी क्या होता है? हेड होता है। और किसका हेड होता है? हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अब गवर्नर की बात करें, राज्यपाल की बात करें तो इससे संबंधित आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो 153 से लेकर 167 तक इसके जो आर्टिकल्स हैं, जो अनुच्छेद इससे जुड़े हुए हैं वो आपके 153 से लेकर 167 तक। ठीक, तो आर्टिकल जो है इसे 153 से लेकर 167 तक आर्टिकल इससे रिलेटेड है। जो गवर्नर होता है, जो राज्य का राज्यपाल होता है, वह हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। आइए बात करते हैं इसके आर्टिकल्स की। तो सबसे पहला जो आर्टिकल आता है हमारा 153वां आर्टिकल कहता क्या है? जो संविधान का हमारा अनुच्छेद 153वां है वह कहता है कि देयर शैल बी ए गवर्नर ऑफ द स्टेट। हर स्टेट का अपना एक गवर्नर होगा। हर एक स्टेट का अपना एक क्या होगा? गवर्नर होगा। यह हमारे संविधान का अनुच्छेद 153 कहता है। और वह यह भी कहता है कि द गवर्नर कैन एक्ट एज अ गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट, अर्थात 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक गवर्नर हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर राज्य का अपना एक अलग गवर्नर हो। एक गवर्नर 2 या 2 से अधिक राज्यों में भी अपना राज्यपाल बन सकता है। चलिए बात करते हैं जो आर्टिकल 153 है। ठीक, जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 153वां है कहता है कि देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ ईच स्टेट। ठीक है, मतलब हर राज्य का अपना एक राज्यपाल हुआ। ये तो हमारा आर्टिकल क्या कहता है? 153वां कहता है। दूसरा हमारा जो आर्टिकल आएगा वह है आर्टिकल 154। आर्टिकल 154 कहता है कि जो गवर्नर होता है वह हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होता है। हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव का यहाँ मतलब है कि जितने भी पावर्स हैं एग्जीक्यूटिव के, वो सारे के सारे किसके पास रहते हैं? वो सारे के सारे गवर्नर के पास रहते हैं। जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन हैं, सब किसके नाम पर लिए जाएंगे? गवर्नर के नाम पर लिए जाएंगे। तो 154 में क्या लिखा है आपका? 154 में आपका लिखा है द एग्जीक्यूटिव पावर्स इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ गवर्नर, अर्थात सारी एग्जीक्यूटिव पावर जो है हमारी गवर्नर के पास है। तो ये तो हो गया बेसिक्स। आगे चलते हैं, इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? जो कि हमारा आर्टिकल 155 में लिखा है। आर्टिकल 155 में क्या लिखा है? इसके अपॉइंटमेंट के बारे में। अब इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है दोस्तों? इसका अपॉइंटमेंट करता है कौन? प्रेसिडेंट करता है। इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। इसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, लेकिन कैसे करता है? जो हमारे चीफ मिनिस्टर है उस स्टेट का और जो उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मंत्री परिषद है, उससे सलाह लेकर हमारा जो राष्ट्रपति है, जो प्रेसिडेंट है, वह राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। इट मीन्स with the help of the recommendation of the chief minister and the council of minister of that state, president used to nominate a governor to that state। ठीक है, तो मतलब राज्यपाल की नियुक्ति जो राष्ट्रपति हमारा है वह चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर करता है। किसकी रिकमेंडेशन पर करता है? चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अर्थात जो मंत्री परिषद है उस स्टेट की, उसकी सलाह से प्रेसिडेंट गवर्नर की क्या करता है? नियुक्ति करता है। ये हमारा आर्टिकल 155 में क्या है? लिखा है। अब बात करते हैं इसके टर्म की। इसका कार्यकाल कितना होता है गवर्नर का, और इसके टर्म के बारे में ये लिखा है हमारा आर्टिकल 156 में। 156 में लिखा है इसके टर्म के बारे में, इसके कार्यकाल के बारे में। और इसका टर्म जो है 5 साल है। कितना साल है? 5 साल है। 5 ईयर्स इसका क्या है? टेन्योर है। अब इसका टेन्योर फिक्स नहीं रहता।
ये प्रेसिडेंट के ये हाथ में रहता है, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास यह पावर है कि वह कभी भी राज्य के राज्यपाल को हटा सकता है। किसकी रिकमेंडेशन पर? चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर। जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं वह किसी भी राज्य के राज्यपाल को हटा सकते हैं। सो इट मीन्स द ऑफिस ऑफ द गवर्नर इज not a permanent, it is there in the pleasure of the president hands. It means they shall remove the president shall remove the office of governor of that state on the recommendation of the chief minister as well as the council of minister। अर्थात चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अर्थात राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं और मंत्रिपरिषद की रिकमेंडेशन पर जो हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वह किसी भी राज्य के राज्यपाल को हटा सकते हैं। ये 156 में निहित है। हालांकि उसका टर्म 5 साल होता है। आगे देखते हैं। राज्य के जो राज्यपाल होते हैं इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? किसी भी राज्य के अगर आपको राज्यपाल बनना है तो उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? और क्वालिफिकेशन आपका लिखा है आर्टिकल 157 में। ठीक, क्वालिफिकेशन किस में लिखा है? आर्टिकल आपका 157 में लिखा है। अब 157 में क्या लिखा है चलिए देखते हैं। 157 में लिखा है कि जो आपका राज्य का राज्यपाल होने के लिए सबसे पहले आपको उस देश का सिटीजन होना चाहिए। कहाँ का सिटीजन होना चाहिए? उस देश का सिटीजन ऑफ इंडिया इज नेसेसरी। ओके, तो क्वालिफिकेशन के लिए क्या चाहिए कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना क्या है? ज़रूरी है। आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना क्या है? ज़रूरी है। दूसरी बात क्या है? आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड ना किए हो। ठीक है, नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक, ठीक, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद पर ना नियुक्त हो। तीसरी बात, वह 35 साल की एज क्या किया? कंप्लीट किया हो। कितनी एज कंप्लीट रहनी चाहिए? 35 ईयर्स। तो उसकी एज करीब तकरीबन 35 साल रहनी चाहिए। दूसरी बात, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। और तीसरी बात है हमारा सिटीजन ऑफ इंडिया, तो है भारत का नागरिक। तो क्वालिफिकेशन के लिए 3 चीज़ें जरूरी है। सबसे पहला यह है कि वह भारत का नागरिक हो, दूसरी बात किसी लाभ के पद पर ना हो, और तीसरी बात उसकी आयु 35 वर्ष हो। तो ये हो गया क्वालिफिकेशन की बात करते हैं अब आर्टिकल 159 की, जो उसकी ओथ के बारे में बात करता है, उसके शपथ के बारे में करता है। उसको शपथ कौन दिलाता है? किसी भी राज्य के राज्यपाल की जब नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है तो उसे शपथ कौन दिलाता है? तो हमें पता है कि हर राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होता है। तो उस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो चीफ जस्टिस उनको शपथ दिलाते हैं। तो किसी राज्य के राज्यपाल की शपथ उसी राज्य का जो हाई कोर्ट होगा उसके जो चीफ जस्टिस होंगे वह उसे शपथ दिलाएंगे। ठीक, तो आर्टिकल 159 जो कि किसकी बात करता है? ओथ की बात करता है, शपथ की बात करता है। वह उसे कौन दिलाएगा? वह दिलाएंगे आपके जो चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक, तो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो इनको क्या करेंगे? शपथ दिलाएंगे, अर्थात ओथ दिलाएंगे। अब तो ये तो हो गई इनके ओथ के बारे में, इनके टेन्योर के बारे में, इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में, और इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है। अब बात करते हैं कि ये जो राज्य का राज्यपाल होता है इसकी शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं? शक्तियाँ इनके पास 4 होती हैं। कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं? 4 प्रकार की हम शक्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए 4 प्रकार की शक्तियों के बारे में इसके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है। एग्जीक्यूटिव पावर्स में क्या होता है? सबसे पहले देखेंगे
कि एग्जीक्यूटिव पावर्स, ओके, वी विल टॉक अबाउट एग्जीक्यूटिव पावर्स। ओके, पावर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव पावर्स। किसी भी राज्य के राज्यपाल के पास शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स में तो हमें पता है कि हेड ऑफ द क्या होता है, एग्जीक्यूटिव होता है। पहला पॉइंट तो हमें पता है कि यह हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होता है, अर्थात जो सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं, डिसीजंस हैं, सारे के सारे किसके नाम पर किए जाते हैं, गवर्नर के नाम पर किए जाते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा यहीं से मिल जा रहा है कि हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होता है। इट मीन्स द होल एग्जीक्यूटिव एक्शन इज टेकन इन द नेम ऑफ द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। सेकेंड थिंग, द अपॉइंटमेंट। इसके पास एक और पावर होती है कि यह कुछ पोस्टों के लिए अपॉइंटमेंट करता है। किन पोस्टों के लिए अपॉइंटमेंट करता है? किसी भी राज्य के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, आपके जो मुख्यमंत्री होते हैं, उनका भी अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर करता है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, जो मंत्री परिषद होता है, उसकी भी नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर करता है। तीसरी चीज, जो इलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन होता है, उस स्टेट का, स्टेट स्पेसिफिक जो स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन होता है, उसकी भी नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर करता है। चौथी चीज, जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जो स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, उसकी भी नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर करता है। और जो आपका एडवोकेट जनरल होता है, जो कि हमारा आर्टिकल 165 में मेंशन्ड है, एडवोकेट जनरल, जो कि एक एडवोकेट की तरह काम करता है, उसकी भी नियुक्ति कौन करते हैं? हमारे आपके गवर्नर करते हैं। तो किन किन चीज़ों की नियुक्ति करते हैं? ये अपॉइंटमेंट करते हैं। किसके अपॉइंटमेंट करते हैं? इसका अपॉइंटमेंट करने की इनके पास पावर होती है। इसके अपॉइंटमेंट करने की पावर होती है इनके पास। पहली चीज़ हम देखेंगे चीफ मिनिस्टर, तो यह चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। दूसरी चीज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, मंत्रिपरिषद का नियुक्ति करते हैं। तीसरी चीज़, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन, उसके चेयरमैन को, स्टेट इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को। और चौथी चीज़ है एडवोकेट जनरल, जिसके बारे में लिखा है आर्टिकल 165 में। कौन आपका हो गया? एडवोकेट जनरल, ठीक, एडवोकेट जनरल। तो ये तो एग्जीक्यूटिव पावर में। एग्जीक्यूटिव पावर्स में हमें दो चीज़ें याद रखनी जरूरी है। पहली चीज़ क्या है कि सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन, जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन हैं, सारे के सारे गवर्नर के नाम पर किए जाते हैं। दूसरी चीज़, गवर्नर जो है कुछ पोस्टों के लिए अपॉइंटमेंट करता है, और वो पोस्ट कौन कौन सी हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, चाहे वो स्टेट इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन हो, चाहे वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन हो, चाहे वो एडवोकेट जनरल हो किसी भी स्टेट का। दूसरी चीज़ बात करते हैं, ये तो एग्जीक्यूटिव पावर्स हो गए। अब आते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स की, ठीक है। अब लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में बात करेंगे। लेजिस्लेटिव पावर्स में हम ये देखते हैं कि जो हमारा जो राज्य का राज्यपाल होता है, वह लेजिस्लेचर को, स्टेट लेजिस्लेचर को क्या करता है? एड्रेस करने का काम करता है। एक तो एड्रेस करने का काम करता है, दूसरा डिसॉल्व करने का भी काम करता है। उसे भंग करने की शक्ति भी हमारे राज्य के राज्यपाल के पास होती है। पहला चीज, उस असेंबली को एड्रेस कर सकता है, संबोधित कर सकता है। दूसरी चीज डिसॉल्व अर्थात भंग करता है, ठीक है। तो पहली चीज क्या है, तो हम देख रहे हैं लेजिस्लेटिव पावर्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स की। लेजिस्लेटिव पावर्स में सबसे पहले हम देखेंगे कि वह उस स्टेट असेंबली को क्या करेगा? एड्रेस कर सकता है, ठीक है, एड्रेस कर सकता है स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली को। दूसरी बात, उसे डिसॉल्व भी कर सकता है, भंग भी कर सकता है। क्या कर सकता है? डिसॉल्व कर सकता है, अर्थात भंग कर सकता है। तीसरी चीज, जितने भी बिल्स हैं स्टेट के, सारे के सारे किसके नाम पर
आपके पारित होंगे वह आपके गवर्नर के नाम पर, राज्य के राज्यपाल के नाम पर सारे के सारे बिल्स क्या होंगे, पास होंगे। तो जो बिल्स हैं पास होंगे इन द नेम ऑफ गवर्नर, ओके, इन द नेम ऑफ गवर्नर। तो लेजिस्लेटिव पावर्स में हम तीन चीज़ों का हमें ध्यान में रखना होगा। सबसे पहली बात कि जितने भी बिल्स हैं सारे के सारे किसके नाम पर पास होंगे, सारे के सारे आपके राज्य के राज्यपाल के नाम पर जो पास होंगे। दूसरी चीज़ हमें ध्यान में रखने की जरूरत होगी कि ये जो राज्य का राज्यपाल होता है वह स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को एड्रेस करने का काम करता है, उसे भंग करने की भी शक्ति इसके पास होती है। अब तीसरे पावर की बात करेंगे जो कि है मर्सी पावर अर्थात दया शक्ति। अब दया शक्ति की बात करें तो ये हमारे आर्टिकल में भी गिवन है। कौन सा आर्टिकल में गिवन है, 161 में गिवन है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 161 में गवर्नर के मर्सी पावर के बारे में भी दिया गया है, या दया शक्ति के बारे में दिया गया है। तो आर्टिकल 161 में क्या दिया गया है, इसके मर्सी पावर के बारे में दिया गया है। कौन से पावर के बारे में दिया गया है, मर्सी पावर अर्थात दया शक्ति के बारे में दिया गया है। तो अभी तक तो हमने पढ़ा एग्जीक्यूटिव पावर्स, दूसरे में पढ़ा लेजिस्लेटिव पावर्स, तीसरे में हम पढ़ेंगे मर्सी पावर। अब इस मर्सी पावर में क्या है, इसके मर्सी पावर में और प्रेसिडेंट की मर्सी पावर में एक छोटा सा अंतर यह है कि इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस, क्या चीज, इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस गवर्नर कैन नॉट गिव पार्डन, ओके। इसका मतलब क्या है कि डेथ सेंटेंस अगर मान लीजिए हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट ने किसी व्यक्ति या विशेष को डेथ सेंटेंस दे दिया है किसी भी मैटर पर, तो उसकी क्षमा करने की जो शक्ति है वह गवर्नर के पास नहीं होती है। जो पर्डन, जो क्षमा करने की जो शक्ति होती है किस केस में, डेथ सेंटेंस के केस में, वह केवल और केवल प्रेसिडेंट के पास होती है। तो जो पर्डन पावर है, जो क्षमा की जो पावर है पर्डन, ओके, तो वह आपके डेथ सेंटेंस के केस में गवर्नर के पास नहीं होती है। लेकिन अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट अर्थात आजीवन कारावास है तो उसमें वह क्षमा दे सकता है, कौन, गवर्नर। लेकिन डेथ सेंटेंस में वह क्षमा नहीं दे सकता है। जबकि जो प्रेसिडेंट है वह चाहे वो डेथ सेंटेंस हो चाहे वह लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, सारे केस में पर्डन देने की उसके पास पावर होती है। लेकिन हमारे गवर्नर के पास डेथ सेंटेंस में पर्डन देने की पावर नहीं होती। दूसरी बात, इसके पास जो मर्सी पावर होती है वह होता है कम्यूटेशन अर्थात दंड का रूपांतरण, ठीक। यह दंड का रूपांतरण कर सकता है, कम्यूटेशन, पर्डन अर्थात क्षमा कर सकता है, लेकिन केवल लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, डेथ सेंटेंस में इसे क्षमा करने का कोई अधिकार नहीं है। तीसरी चीज है रेस्पाइट, ठीक, क्या है, रेस्पाइट। इसी से संबंधित एक और नाम है जिसका नाम है रिप्राइव, और एक और नाम है जिसका नाम है रेमिशन। ये तीनों शब्द आर से शुरू होते हैं जो कि कंफ्यूजन करते हैं, एक है रेस्पाइट, एक है रिप्राइव, एक है रेमिशन। तो हमने देखा कि पर्डन में क्या होता है कि हम क्षमा कर देते हैं। दूसरी बात, कम्यूटेशन में क्या होता है कि दंड का रूपांतरण होता है। जैसे अगर आपको मृत्यु दंड मिला है तो वह आपका आजीवन कारावास में बदल सकता है, और यह करने की पावर केवल कम्यूटेशन में होती है। अब रेमिशन में क्या होता है, रेमिशन में आपकी दंड की अवधि को कम कर दिया जाता है। जैसे अगर आपको 10 साल के लिए इम्प्रिजनमेंट हुआ है तो वह 5 साल के लिए हो जाएगा, और यह हो सकता है केवल रेमिशन के माध्यम से, अर्थात आपकी दंड की अवधि को कम कर दिया जाएगा। और रिप्राइव में क्या होगा, रिप्राइव में दंड की अवधि नहीं कम की जाती। इसमें रिप्राइव में और रेस्पाइट में दंड की अवधि नहीं कम की जाती, बल्कि आपकी रिप्राइव में थोड़ी सी मोहलत दी जाती है। अर्थात अगर आपको फांसी होनी है, ठीक, अगर आपको फांसी होनी है तो उसमें आपको कुछ दिन की और मोहलत दे दी जाएगी, छूट दे दी जाएगी। तो ये आपका मिलता है रिप्राइव में। और रेस्पाइट में क्या होता है, रेस्पाइट में आपका दंड का नेचर में थोड़ा सा बदलाव किया गया। दंड के नेचर का यहाँ मतलब है हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब यहाँ पर यह है
कि अगर आपको कठिन दंड मिला है तो उस कठिन दंड की जो हार्डनेस है, जो कठोरता है, उसको कम कर दिया जाता है किसमें, रेस्पाइट में। तो ये 5 प्रकार की मर्सी पावर होती है। एक पर्डन अर्थात होता है शक्ति, क्षमा जिसमें क्षमा कर दिया जाता है पूर्ण रूप से, कम्यूटेशन में दंड का रूपांतरण हो जाता है, रेमिशन में आपकी दंड की अवधि कम हो जाती है, रिप्राइल में क्या होता है कि इसमें दंड की अवधि नहीं कम होती बल्कि दंड का नेचर वही रहेगा, बस आपको कुछ समय के लिए मोहलत दे दी जाएगी। जबकि रेस्पाइट में आपको मोहलत नहीं दी जाएगी बल्कि दंड की जो हार्डनेस है उसको थोड़ी सी कम कर दी जाएगी। चलिए, तो ये तो हो गए मर्सी पावर। लास्ट पावर की हम बात करते हैं जो कि हमारे आर्टिकल 213 में दिया है, जिसे हम ऑर्डिनेंस पावर के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। किस पावर के नाम से जानते हैं, ऑर्डिनेंस पावर के नाम से भी जानते हैं। किस आर्टिकल में दिया है, आर्टिकल 213 में दिया है, 213 में दिया है। कौन सा पावर, ऑर्डिनेंस पावर। कौन सा पावर, ऑर्डिनेंस पावर, ऑर्डिनेंस पावर। ओके, अब ऑर्डिनेंस पावर क्या होता है। ऑर्डिनेंस पावर का मतलब ये है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर पावर में नहीं है, ठीक, अगर स्टेट लेजिस्लेचर पावर में नहीं है तो उस राज्य का राज्यपाल एक टेम्परेरी रूप से एक कानून बना सकता है, एक लॉ बना सकता है, एक टेम्परेरी रूप से एक लॉ बना सकता है जब उस राज्य की जो लेजिस्लेचर है वह पावर में नहीं है। ठीक है, तो इसके पास ऑर्डिनेंस पावर होता है, यह आर्टिकल 213 में होता है, टेम्परेरी लॉ बनाने का इसके पास पावर होता है। लेकिन यह टेम्परेरी लॉ जब आपकी जो उस स्टेट की जो लेजिस्लेचर है जब पावर में आ जाएगी, जब स्टेट लेजिस्लेचर पावर में आ जाएगी तो स्टेट लेजिस्लेचर को इस टेम्परेरी लॉ को क्या करना होगा कि 6 हफ्तों के अंदर इसे पारित करना होगा, 6 हफ्तों के अंदर से रेक्टिफाई करना होगा, चेक करना पड़ेगा इसे, जो ऑर्डिनेंस, जो टेम्परेरी लॉ, ऑर्डिनेंस अर्थात जो टेम्परेरी लॉ, ठीक है, टेम्परेरी लॉ जो हमारे गवर्नर ने बनाया है जब स्टेट लेजिस्लेचर पावर में नहीं था, उसे रेक्टिफाई करना पड़ेगा कब, 6 हफ्तों के अंदर, जब स्टेट लेजिस्लेचर पावर में आ जाएगी। लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने 6 हफ्तों के अंदर इस टेम्परेरी लॉ को रेक्टिफाई नहीं किया तो वह जो बिल होगा जिसे पास किया था ऑर्डिनेंस के नाम पर किसने, गवर्नर ने, वह लैप्स हो जाएगा, वह पारित, वह खत्म हो जाएगा। ओके, तो इट विल लैप्स if it will not be rectified by that state legislature within 6 weeks। ओके, तो ये तो रहा 4 प्रकार की पावर को हमने बात की। एक तो एग्जीक्यूटिव पावर्स, एक लेजिस्लेटिव पावर्स, एक मर्सी पावर। मर्सी पावर में 5 प्रकार की पावर को देख लिया हमने, और एक हमने ऑर्डिनेंस पावर लास्ट में देखा जो कि आर्टिकल 213 में गिवन है। लेकिन जब प्रेसिडेंट के केस में बात करें तो प्रेसिडेंट के केस में जो ऑर्डिनेंस पावर है वह 1, 2, 3 में दिया, अर्थात आर्टिकल 123 में दिया, आर्टिकल 123 में दिया है ऑर्डिनेंस पावर। किसके केस में, प्रेसिडेंट के केस में। जबकि गवर्नर के केस में जो ऑर्डिनेंस पावर है वो आर्टिकल 213 में दिया है। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है टेम्परेरी लॉ। टेम्परेरी लॉ तब बनाया जाता है जब स्टेट लेजिस्लेचर पावर में नहीं होती है, लेकिन जब स्टेट लेजिस्लेचर पावर में आ जाती है तो उसे इस टेम्परेरी लॉ को 6 हफ्ते के अंदर रेक्टिफाई करने की ज़रूरत होती है, नहीं तो वह जो लॉ होता है, वह जो बिल होता है, वह लैप्स हो जाता है। तो ये तो रहे कुछ पावर्स, हमने देखी इसके क्वालिफिकेशंस के बारे में, राज्य के राज्यपाल की, इनके ओथ के बारे में, इनकी अपॉइंटमेंट के बारे में, और अब बात करते हैं इनके रिमूवल कैसे होता है, राज्य के राज्यपाल का रिमूवल कैसे होता है। ओके, रिमूवल कैसे होता है। हमने देखा इनकी अपॉइंटमेंट में प्रेसिडेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। प्रेसिडेंट का रोल किस प्रकार से होता है कि प्रेसिडेंट जो होता है रिकमेंडेशन पर काम करता है। किसके रिकमेंडेशन पर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पर काम करता है, और राज्य के राज्यपाल को अपॉइंट करता है, नियुक्त करता है। ठीक उसी प्रकार इनके रिमूवल प्रोसेस में क्या होगा कि जो प्रेसिडेंट होगा, जो राष्ट्रपति होगा, वह राज्य के चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह से, उनके रिकमेंडेशन पर इसे रिमूव भी कर सकता है, हटा भी सकता है। इसका मतलब है, हालांकि हमने देखा था इसका टेन्योर तो 5 साल तक होता है, लेकिन इसके
जो अवधि होती है वह फिक्स नहीं होती, यह किसके हाथों में होती है, चाहे प्रेसिडेंट के हाथों में होती है। प्रेसिडेंट इसे कभी भी क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। कौन कभी भी रिमूव कर सकता है इसे, प्रेसिडेंट कभी भी इसे रिमूव कर सकता है। दूसरी चीज, अगर गवर्नर को त्याग पत्र देना हो, रिजाइन देना हो, तो वह किसे देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। किसे देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। तो गवर्नर जो है रिजाइन त्याग पत्र किसे देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, तो ये तो हमने देखा कि जो गवर्नर होता है, राज्य का राज्यपाल होता है, उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या होती है, उनके ओथ कैसे होता है, उनके ओथ में जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस प्रेजेंट रहता है। तीसरी चीज, उनका रिमूवल कैसे होता है, ये रिजाइन कैसे देंगे, और इनके पावर्स में हमने 4 प्रकार की पावर्स को भी देखा। एक चीज़ और हमें ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी कि इनकी जो सैलरी है वह कहाँ से आती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। किस फंड से आती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इनकी सैलरी आती है। किससे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ओके, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो चाहे वह राज्य के राज्यपाल हों, चाहे वह आपके प्रेसिडेंट हों, चाहे वह चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वह हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज ही क्यों ना हो, सबकी सैलरी आपकी आती है किससे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अब बात करते हैं राज्य के राज्यपाल की सैलरी कितनी होती है, वो 3.5 लाख होती है। कितनी होती है, 3.5 लाख होती है। किसकी सैलरी, राज्य के राज्यपाल की सैलरी, और वो कहाँ से आती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। तो ये कुछ बेसिक्स रहा, कुछ फैक्ट्स रहा, और कुछ पावर्स थी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।